नमस्कार, आवाज एट 9 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। एक तरफ एमआरपी सही बताने को लेकर सरकार की सख्ती है तो दालों को लेकर भी सरकार चलाएगी डंडा। दूसरी तरफ आतंकवाद पर पीएम मोदी का एक्शन तो रेरा रजिस्ट्रेशन पर अनदेखी करने वालों पर भी अब होगी सख्ती। ये सब होगा बुलेटिन में आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एमआरपी पर सरकार ने फिर दी चेतावनी। जीएसटी के बाद नई कीमत की ग्राहकों को दे जानकारी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कंपनियों को दी थोड़ी राहत। हवाई जहाज से दिल्ली आना जाना हुआ सस्ता। डीजीसीए ने घटाई एयरपोर्ट यूजर डेवलपमेंट फीस। 600 रुपए तक सस्ती होगी टिकट। 2 साल पहले बड़ी कंपनियों ने मिलकर बढ़ाए थे दाम दाल के। आयकर विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। आरआईएल के दम पर बाजार संभलने में कामयाब। आज शेयर पहुंचा 9 साल की ऊंचाई पर। G20 के मंच से प्रधानमंत्री ने बोला, पाकिस्तान पर हमला आतंकवाद से लड़ने के लिए दिया 11 सूत्री फॉर्मूला। रेलवे में घोटाले के आरोपों से घिरे लालू का पलटवार। केंद्र को दी चेतावनी, कहा उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार। मोदी, अमित शाह, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे। और महाराष्ट्र में रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बढ़ेगी। 31 जुलाई की डेडलाइन। राज्य के रेरा प्रमुख बोले, कानून की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई। शुरुआत ऐसी खबर से जो आपसे सीधी जुड़ी है। दिल्ली से उड़ने वाली उड़ानों के किराए कम हो सकते हैं क्योंकि डीजीसीए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लगने वाले एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस को कम करने का आदेश तुरंत लागू करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, फ्लाइट लैंडिंग और पार्किंग फीस में भी कटौती की जाएगी। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, डीजीसीए के इस आदेश के बाद पैसेंजर्स को कितनी राहत होगी, कितनी बचत होगी? विभिन्न काफ़ी राहत होने जा रही है और उन सभी पैसेंजर्स को जो ऐसी फ्लाइट्स में है जो या तो दिल्ली आती है या दिल्ली से जाती है, क्योंकि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट था जहां यूज़र डेवलपमेंट फीस आने और जाने दोनों वाली फ्लाइट से ली जाती थी। आज के आदेश के बाद जो इनबाउंड फ्लाइट्स है दिल्ली की, उनसे तो पूरी तरह से जो यूज़र डेवलपमेंट फीस है वो हटा दी गई है, लेकिन इसके अलावा जो जाने वाली फ्लाइट्स है उसमें भी काफ़ी कटौती कर दी गई है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सिर्फ यूडीएफ जो लिया जाता है सिर्फ 10 रुपये लिया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे ये 45 रुपये होगा। जो इससे पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 600 रुपये के लगभग लिया जाता था डोमेस्टिक में, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनमें लगभग 1300 के लगभग ये पड़ता था। तो अब उसी प्रोपोर्शन में कम होने जा रहा है। और अगर कोई ऐसी रिटर्न फ्लाइट आप लेते हैं दिल्ली से जाने आने वाली, तो आप समझ लीजिए कि अगर दिल्ली से लंदन की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 2400 रुपये बच सकते हैं रिटर्न फ्लाइट लेते हैं। दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें तो मान लीजिए लगभग 500 साढ़े 500 रुपये का आपको फायदा होने जा रहा है। तो लगभग सारी ऐसी रूट्स में दाम कम होने की उम्मीद है आने वाले समय में। राइट रोहन, तो हम उम्मीद करें कि ये दोनों तरफ से लागू होगा। मतलब अगर आप दिल्ली से उड़ान भरते हैं तो भी जैसा आपने बताया, और दिल्ली में अगर आप फ्लाइट लैंड होती है आपकी तो भी। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अब तक का जो रहा था कि दिल्ली से इनबाउंड जो फ्लाइट्स होती थी उनमें भी लिया जाता था, और इस तरह के जो ये इकलौता दिल्ली ऐसा केस था जहां पे इनबाउंड फ्लाइट्स पे भी यूजर डेवलपमेंट फीस ली जाती थी। लेकिन अब के डिसीजन के बाद ये सारी फ्लाइट्स जो है उनमें ये बेनिफिट होने जा रहा है यूजर्स को। और ये जो पूरा फैसला है ये एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2015 में दिया था। कहा था कि दिल्ली से जो ये चार्जेस है वो कम किए जाए, लेकिन जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इसे कम नहीं कर रहा था। लेकिन आज डीजीसीए ने यह साफ कर दिया कि इस आदेश को तुरंत इमीडिएट जो है प्रभाव से वो सख्ती से इसे लागू किया जाए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि जितने रूट्स हैं दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जाने वाली, सबके किराए 500-600 रुपए आपको कम दिखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका रोहन। 600 रुपए तक डोमेस्टिक फ्लाइट सस्ती हो जाएंगी अगर आप दिल्ली से उड़ान भर रहे हैं या दिल्ली पहुंच रहे हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात करें तो ये अंतर होगा करीब 2500 रुपए के आसपास। और अब बुलेटिन में बात करेंगे जीएसटी से जुड़ी खबरों की।
अगर बचे हुए पुराने माल पर जीएसटी लागू होने के बाद नई एमआरपी नहीं लगाई गई तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। उत्पादकों को आज ये चेतावनी उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दी। दरअसल जीएसटी के बाद कई उत्पादों पर टैक्स घटा है तो कई पर बढ़ा है, लिहाजा पुराने माल की नई कीमत हो गई है। लेकिन ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग पुरानी एमआरपी पर ही सामान बेच रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। पासवान ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया है। उन्होंने रिवाइज नहीं कह देते हैं कि स्टिकर डाला है तो फिर उनके खिलाफ में जो कह रहे हैं कार्रवाई की जाएगी। पहले फाइन किया जाएगा फर्स्ट ऑफेंस में, उसके बाद 10,000 रुपए तक है। 10,000 रुपए तक उसके बाद जो है फाइन और पेनाल्टी दोनों भी जारी किया जाएगा। गुड्स जितना बिका है उसके अनुसार जो उनको फाइन जो है बरतता जाएगा। और तीसरी दिशा में उनको जो है जेल में भी भेजा जाएगा, फाइन भी किया जाएगा, पेनाल्टी भी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून तक जारी हो गया है तो इस बार आपको जीएसटी नहीं देना होगा। जीएसटी मास्टर क्लास के दूसरे दिन आज सरकार ने ऐसी कई जानकारियां दी जो आपके काम की है। एक से ज्यादा स्टेट में जीएसटी पर ढेरों सवाल और उन पर सरकार का जवाब। यह है जीएसटी की मास्टर क्लास। अगर आपकी कंपनी दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है और आप किसी काम से मुंबई जाते हैं और होटल में रुकते हैं तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां होटल बिल पर जो टैक्स वसूला जाएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट या टैक्स वापसी का क्लेम आप नहीं कर सकेंगे। इस एग्जाम्पल में आप सिर्फ होटल में जाके रह रहे हैं तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही है, तो जो होटल है वो आपसे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा। आपका महाराष्ट्र में कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, तो आप उस क्रेडिट को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो आईजीएसटी लगा होता तो आप क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है तो आप जो है उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। आज सरकार ने चेतावनी दी है कि पुराने स्टॉक पर नई एमआरपी लगानी होगी, साथ ही इसका अखबार में विज्ञापन भी देना होगा, नहीं तो जुर्माना या जेल भी हो सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को इतनी रियायत है कि वो पहले अखबार में नई कीमत का विज्ञापन निकलवाएं और फिर जल्द से जल्द प्रोडक्ट पर नई कीमत का स्टिकर लगाएं। अगर मान लो बहुत बड़ी आइटम है मास प्रोडक्शन की तो इमीडिएटली कम से कम वो अपना रिवाइज एमआरपी न्यूज़पेपर में तो छाप दे, न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको इन्फॉर्म तो कर दे कम से कम, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो एमआरपी बदलने के स्टिकर्स जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा दे। हमारी वही विनती होगी सबसे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग रही है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि जब टैक्स ही नहीं चुकाया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। जो एग्जेम्प्ट कमोडिटी थी पहले, उसके ऊपर जब आप नए रेजिम में आएंगे पहली बार टैक्स लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि पहले टैक्स था ही नहीं कपड़े के ऊपर और अब जीएसटी में पहली बार भरना है, तो जब पहले टैक्स आप नहीं भरे थे, मान लो कोई व्यापारी के पास बहुत सारा कपड़ा पड़ा है, वो पहले तो उसने कोई ना वेट भरा था ना एक्साइज ड्यूटी भरा था, तो किस चीज़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकती है। संकेत ये भी मिले हैं कि सरकार लीज पर इंपोर्ट किए गए एयरक्राफ्ट पर आईजीएसटी हटा सकती है। हालांकि साड़ी पर फैब्रिक के हिसाब से टैक्स लगेगा या रेडीमेड गारमेंट के हिसाब से, ऐसे कई मुद्दों पर सफाई आनी अभी बाकी है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जीएसटी लागू होने के बावजूद किसानों को बीमा देने वाली कंपनी इफ्को टोक्यो ने अपने प्रीमियम को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बीच खबर है कि इफ्को ने जापान की टोक्यो मरीन कंपनी में आज अपना 23% हिस्सा बेचा है। जीएसटी जैसे तमाम विषयों पर इफ्को के एमडी डॉक्टर यूएस अवस्थी से बात की हमारे संवाददाता अर्णव वसावड़ा ने। हमने निर्णय लिया है हम लोगों ने कि जीएसटी के कारण इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। जो हमारा इफ्को टोक्यो का इंश्योरेंस है उसका कोई प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और वो हम लोगों ने कांस्टेंट रखा प्रीमियम को। आपने कांस्टेंट? हाँ सर, जीएसटी को लेकर ही सवाल है कि फर्टिलाइजर में जो जीएसटी है वो 12% से कम करके 5% कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो कुछ पंजाब जैसे जो राज्य है जहाँ पर 0% था फर्टिलाइजर, उस पर अब 5% लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि जो किसान है उस पर आने लॉन्ग टर्म में, अभी शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा बोझ रहेगा? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना नहीं। मैं पहले तो ये मानता हूँ कि मैं जीएसटी को वेलकम करता हूँ और कुछ हमारी समस्याएं हैं जो जीएसटी कारण हुई हैं, जैसे कि हमारा इनपुट टैक्स हायर है और आउटपुट टैक्स का मैं मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उसकी तरफ देखेगी और कोई न कोई तरीका निकालेगी ताकि इसका कोई बात को एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े।
सरकारी नीतियों में बार बार बदलाव से हाइब्रिड कार निर्माता परेशान है। देश की बड़ी कार कंपनियों का कहना है कि बार बार नीतियों में बदलाव से उनकी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा कि वे इस सेक्टर में और निवेश करें या नहीं। हाइब्रिड कारों पर 28% जीएसटी लगने के कारण इनकी कीमतों में उछाल आया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की हाइब्रिड सियाज और अर्टिगा की कीमतों में 1 लाख तक बढ़ोतरी हुई है और ये पहली बार नहीं कि हाइब्रिड गाड़ियों पर मार पड़ी है। इससे पहले सरकार ने सभी माइल्ड हाइब्रिड्स को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी थी। इन नीतियों को देखते हुए अब कंपनी हाइब्रिड में निवेश को लेकर सोच में पड़ गई है। हमें थोड़ी इसके ऊपर कंसर्न है कि इसके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं वो लग्जरी कार्स के बराबर लगे हैं, जबकि हाइब्रिड व्हीकल एक ग्रीन व्हीकल है और इसके ऊपर वर्ल्ड ओवर रिलेटिवली कंसेशनल ड्यूटी लगती है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने अपनी प्ली डाली हुई है गवर्नमेंट में, तो मुझे उम्मीद है वो फेवरेबली कंसिडर करें। महिंद्रा ने भी कहा है कि वो अपनी हाइब्रिड गाड़ियों का लॉन्च रोक सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी स्कॉर्पियो हाइब्रिड को धीरे धीरे फेज आउट कर देगी। जर्मन लग्जरी कार मेकर BMW ने कहा है कि जीएसटी के बाद हाइब्रिड की राह चलना मुश्किल है। उधर टोयोटा कैमरी हाइब्रिड का प्रोडक्शन रोकने की तैयारी में है। हुंडई के सूत्र बताते हैं कि 2018-20 के बीच 3 हाइब्रिड गाड़ियों की लॉन्च में देरी हो सकती है। उधर अकॉर्ड हाइब्रिड बनाने वाली होंडा भी अपनी हाइब्रिड पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। आपको बता दें, हाइब्रिड गाड़ियों पर जीएसटी के बाद करीब 43% टैक्स लग रहा है। इन कंपनियों की मांग है कि सरकार हाइब्रिड कारों पर जीएसटी रेट को रिव्यू करे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि दरों की कोई समीक्षा नहीं होगी। हाइब्रिड को तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर जाएंगे। जो स्टडी थी, इंडिपेंडेंट स्टडी कराई गई, उसमें यह पाया गया कि माइल्ड हाइब्रिड में उतना प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है और बेनिफिट जो इंसेंटिव्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसको रिड्यूस करने की जरूरत पड़ी। आपको बता दें कि हाइब्रिड कारें बैटरी और पेट्रोल डीजल दोनों पर चलती हैं। सरकार चाहती है कि सिर्फ बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जाए ताकि पर्यावरण को फायदा हो। इस संबंध में नीति नवंबर में आने वाली है। रोहन सिंह, दिल्ली। दाल के बाजार में बड़ा गोलमाल सामने आया है। मामला है साल 2015 का, जब देश में दाल का दाम 150 रुपए किलो तक चला गया था। संसद में सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि दाल की कमी से कीमतें ऊपर गई हैं, लेकिन अब कुछ अलग ही सच्चाई सामने आ रही है। दरअसल आयकर विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि दाल इंपोर्टर्स और बड़ी कंपनियों ने मिली भगत से दाल के दाम बढ़ाए थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में दाल बाजार के बड़े दिग्गजों का नाम सामने आया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि जो जमाखोर लोग हैं उनके कारण हो रहा है, जो इंपोर्टर लोग हैं उनके कारण हो रहा है। हम लोगों ने स्टॉक लिमिट लगा दिया था। राज्य सरकार को हम लोगों ने कहा था उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करो। पुलिस राज कायम करना थोड़ी चाहते हैं, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो कार्रवाई होगी ही। लेकिन अब वही हमने कहा ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र है फेडरल स्ट्रक्चर में, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और यहाँ पर आवाज एट 9 में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे पीएम मोदी का आतंकवाद के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन और 11 सूत्रीय एजेंडा आखिर है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ 11 मंत्र दिए हैं। G20 समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। मोदी ने अपील की कि G20 के सदस्य ऐसे देशों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इस बीच सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 4-5 मिनट बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स मुहिम को कामयाब बनाने में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयासों की सराहना की। G20 बैठक पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता संजय सूरी सीधा जर्मनी चलते हैं उनके पास। संजय, भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर थी, तो कैसी मुलाकात हुई और क्या उम्मीद की जाए इस मुलाकात से? तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई आज सुबह यहाँ हैम्बर्ग में ब्रिक्स के मीटिंग के अंतर्गत।
ये तो तय था कि ब्रिक्स की मीटिंग होगी और दोनों नेता वहां उपस्थित होंगे, लेकिन देखने की बात यह है कि इस मीटिंग से हटकर उन दोनों की आपस में एक विशेष बैठक हुई जो कि 4-5 मिनट चली, और 4-5 मिनट ऐसे अवसर में काफ़ी लंबा अरसा माना जाता है। और बताया जाता है कि कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। ये अभी तक कोई संकेत नहीं मिला कि जो सीमा का इशू है, जो सीमा की समस्या है, उसको लेकर डिटेल में बात हुई या नहीं। अनुमान यह है कि उसमें कोई डिटेल में बातचीत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और मल्टीलैटरल फोरम में चीन और भारत मिलजुल के कई मुद्दों पर, कई मसलों पर इकट्ठा काम कर रहे हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इश्यूज़, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड इश्यूज़, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। तो इन मुद्दों को लेकर अब भारत और चीन मिलजुल कर सारे डेवलपिंग वर्ल्ड के नेता बन चुके हैं और इन पर दोनों की कोऑपरेशन बरकरार है और बरकरार छोड़िए बढ़ रही है। भारत और चीन का आपस में ट्रेड भी बढ़ रहा है, वो भी अपनी जगह मजबूत है और मजबूत होगा आगे को, ये माना जाता है। लेकिन जहाँ तक सीमा का सवाल है, वो एक दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टक्कर है। उस टक्कर को इस मल्टीलैटरल फोरम से दूर रखा गया और उस पर कोई तनाव की बात नहीं उठाई गई। संजय, G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया, आतंकवाद पे बात की, क्या कहा उन्होंने? तो जब G20 का काम शुरू हुआ तो सबसे पहला आइटम था आतंक, और आतंक के लिए पैसा इकट्ठा करना और आतंक को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और इसका किस प्रकार से मुकाबला किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत एक कड़ी पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हैं, कुछ देश हैं जो राजनीति के नाम पर आतंक चलाते हैं। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन साफ था, सब नेताओं के सामने साफ था, सब दुनिया के सामने साफ था कि ये किसकी बात कर रहे हैं। जिक्र क्लियरली पाकिस्तान का ही था और उन्होंने साफ संकेत दिया कि पाकिस्तान जो है बिना उसका नाम लिए राजनीति के नाम पर आतंक चला रहा है। और उन्होंने एक तरफ से संबोधित किया सारे विश्व के नेताओं को। G20 के जो नेता हैं, आप मान लीजिए विश्व के सारे महत्वपूर्ण नेता उसमें हैं शामिल, तो उनसे उन्होंने एक गुजारिश की कि एक कोई नया कार्यक्रम शुरू करें, नई कोऑपरेशन शुरू करें, इस प्रकार के हमले को, इस प्रकार के खतरे को निपटने के लिए उसको किस तरह कम किया जाए, उसे किस तरह काबू किया जाए। और क्योंकि भारत का अनुभव है, अफसोस आतंक को लेकर काफ़ी गहरा अनुभव है, तो दुनिया के जो है नेता ने, उन्होंने भारत की जो पोजीशन है, जो मोदी जी ने सामने रखी, उसको काफ़ी ध्यान से सुना और लगता है कि ये एक कदम होगा जिसके बाद आतंक के खिलाफ कोई नए निश्चित कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ हमला बोला है G20 के मंच से। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देश की राजनीति पे बात कर लेते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए आज दोहरी मुसीबत का दिन रहा। चारा घोटाला मामले में वो फंसे ही थे। सीबीआई ने लालू के पटना, रांची, पुरी, गुरुग्राम और दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर एक साथ छापे डाले। पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम ने लालू के बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों से बंद कमरे में पूछताछ भी की है। इस एक्शन के बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है कि वह तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है। सुनो मोदी, अमित शाह फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। तुमको यहाँ से हम लौटाए हैं बिहार से, तुम हथियाना चाहते हो, महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो, ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो खुली चेतावनी दी है लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को। चलिए यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आनंद महिंद्रा को क्यों मांगनी पड़ी है माफी, देखिए।
31 जुलाई के बाद महाराष्ट्र के बिल्डरों पर रेरा का डंडा चल सकता है। रेरा के चेयरमैन गौतम चटर्जी का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएंगे और किसी भी कीमत पर डिफॉल्टरों को छोड़ा नहीं जाएगा। Defaulters will come up only one of course was a defaulter because he was a registered agent. As per the act, he was supposed to advertise only a registered project. He did not do that out of ignorance. But then still, ignorance is no excuse in our country, so we have to penalize him. There is no question at all. I'm going to fight with the authorities if that happens. In any case, it's not my authority. But if the authority ever thinks of that also, I'm going to be the first person to go and tell the authority that whatever you want to do in other states, fine, if they are not in the state of preparedness. But Maharashtra has been in the state of preparedness, and we are fully ready and fully geared up to register all ongoing projects. महिंद्रा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा और टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी को सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल टेक महिंद्रा के एचआर विभाग के प्रतिनिधि ने एक कर्मचारी से बदतमीजी की थी। उसने कर्मचारी से कहा था कि सुबह 10 बजे तक इस्तीफा दे दो वरना बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उस कर्मचारी ने एचआर के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर टेक महिंद्रा की जमकर खिंचाई शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि आनंद महिंद्रा और सीपी गुरनानी ने ट्वीट करके माफी मांगी और ऐसी घटना दोबारा न होने का भरोसा भी दिया। टेक महिंद्रा के वाइस चेयरमैन विनीत नायर ने भी पूरे मामले पर खेद जताया है। गौरतलब है कि टेक महिंद्रा में पिछले कुछ दिनों से छटनी होने की खबरें हैं। इधर माइक्रोसॉफ्ट 4000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर अमेरिका के बाहर तैनात हैं। कंपनी ने कर्मचारियों को इसकी सूचना भी दे दी है। छटनी सेल्स और मार्केटिंग विभाग में होगी। आपको बता दें कि इस विभाग में कम से कम 50,000 लोग काम करते हैं। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के 71,000 कर्मचारी हैं, जबकि पूरी दुनिया में 1,21,000 कर्मचारी कंपनी के साथ जुड़े हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।